हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संसार सागर के अनाम नायक जो हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली संसार सागर के अनाम नायक उन लोगों के बारे में है जो हमारे पास्ट में तालाब बनाया करते थे। उनके पास इतना अच्छा टैलेंट होता था कि वो लोग मिट्टी देख के पता कर लेते थे कि यहाँ पे पानी अच्छा निकलेगा, यहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये पूरा चैप्टर बेस्ड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन थे इस संसार सागर के अनाम नायक? सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है कि उन्होंने कौन थे। आज की जनरेशन को ये नहीं पता कि तालाब कैसे बने। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि क्या पता है कि पूरे संसार में जो तालाब बनाने का काम था ये किसने किया था? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे हजारों लोग थे जिन्होंने इन्हें बनवाया, लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ ले गए समाज ने तालाब बनाने वालों को शून्य बना दिया। इस नए समाज के मन में यह जानने की भी उत्सुकता नहीं बची कि उनसे पहले के दौर में इतने तालाब भला कौन बनाता था। तो बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले बहुत सारे तालाब बने। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे तालाब अचानक से प्रकट हो गए, ऑब्वियसली इसको किसी ने बनाया। ठीक है, तो इनके पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत जो पहले आके ये तालाब बनाए, 200 वर्षों से भी पहले। ठीक है, इन नए किस्म के थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ लेने में 200 वर्ष के बाद ही ये सब जो नया टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ये सब और इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इससे पहले हम देख सकते हैं कि इसी टाइम पीरियड में, यानी कि 200 वर्ष से पहले ही तालाब बनते थे। तालाब कैसे बनाते हैं इसकी पढ़ाई जाती थी। लेकिन 200 वर्ष से ये जो नई जनरेशन है वो लोग, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह वगैरह के बारे में उन लोगों को पता चल गया है, इसी वजह से अब हम लोगों ने तालाब बनाना बिल्कुल शून्य ही कर दिया है। और इस नए समाज के मन में ये भी जानने की उत्सुकता नहीं बची है कि तालाब आखिर बने कैसे, क्योंकि मोस्टली किसी के दिमाग में कभी क्वेश्चन आता नहीं है कि इतने सारे तालाब हैं तो तालाब बने कैसे, आए कैसे। आज जो अनाम हो गए उनका एक समय में बड़ा नाम था। पूरे देश में तालाब बनते थे और बनाने वाले पूरे देश में थे। कहाँ यह विद्या जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी, तो कहीं ये जाति से हटकर एक विशेष बात भी बन जाती थी। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बसे मिलते थे तो कहीं वे घूम घूम कर इस काम को करते थे। तो मतलब एक समय पे जिनका बहुत ज़्यादा नाम था, जो बहुत प्रसिद्ध थे, यानी कि तालाब बनाने वाले लोग जिनका बहुत आदर किया जाता था, वो आज किसी को पता भी नहीं है कि तालाब कोई बनाता था। ठीक है, किसी ने बनाए हैं ये तालाब, ये पता भी नहीं है। और एक समय पे इनका बड़ा नाम हुआ करता था। ये विद्या कहीं विद्यालय में सिखाई जाती थी, किसी पर्टिकुलर जात के विद्यालय में सिखाई जाती थी, तो कहीं ये जात पात से हटकर बिल्कुल अलग टॉपिक था जो सबको सीखना था। इसके बाद जो बताया गया है कि आज हम लोग जानते तक नहीं है, पर एक समय पे इनकी प्रसिद्धि, इनका जो रिस्पेक्ट था ये बहुत ज़्यादा था। इसके बाद गजधर एक सुंदर शब्द है। तालाब बनाने वाले को आदर के साथ याद करने के लिए राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है। गजधर यानी जो गज को धारण करता है, और गज वही
ही जो नापने के काम आता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को इस पैराग्राफ में गजधर के बारे में बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो गजधर एक बहुत सुंदर शब्द है जिसका मतलब होता है वो इंसान जो गज को धारण करता है। गज मतलब वही नापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो। तो लेकिन फिर भी समाज में इनके 3 हाथ की लोह की छड़ लेकर घूमने वाले मिस्त्री नहीं माना। तो भले ये तालाब ही बनाते थे लेकिन किसी ने भी इन्हें बस ऐसा मिस्त्री नहीं माना जो कि हाथ में छड़ लेके घूमते रहते हैं, बल्कि इनको एक अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी में। तो गजधर जो समाज की गहराइयाँ नाप ले उन्हें ऐसा आदर दिया जाता था। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा आदर दिया जाता था कि ये तो समाज की जो गहराइयाँ हैं इनको नाप ले, ऐसा आदर इन्हें दिया जाता था। गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके थे। वे योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाले सारी सामग्री जुटाते थे और इस सब के बदले वे अपने जजमान से ऐसा कुछ नहीं मांग बैठते थे जो वे दे ना पाए। मतलब बेसिकली बहुत सिस्टमैटिक और वो कह सकते हैं कि गजधर वास्तुकार थे, ठीक है। यानी कि वो जिस तरह से एक आर्किटेक्ट होता है वैसा बनाने वाला था। गांव या फिर समाज में या फिर नगर समाज में उनके नव निर्माण की रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। यानी कि तालाब कहाँ बनना है, कैसे बनना है और कितने दूरी तक बनना है, ये सब चीज़ की जो रख रखाव होता था ये सब गजधर ही करते थे। सामान जुटाना, ठीक है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सामान लाना, ठीक है, ये सब काम, और इसके अलावा कितना बनेगा और बनाने का भी काम यही गजधर करते थे। और इतना मेहनत वाला काम करने के बाद भी ये जो भी जजमान है जिन्होंने भी बोला है इनको बनाने के लिए, उनसे कुछ ऐसा नहीं मांगते थे जो वो लोग दे ना सके। इससे क्या पता चलता है कि वो लोग जो ये काम अपने दिल से, अपने दिल की खुशी के लिए करते थे, किसी कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए नहीं। लोग भी ऐसे थे कि उनसे जो कुछ बनता वे गजधर को भेंट कर देते, और जो लोग थे वो भी इतने दयालु काइंड थे कि चलो गजधर तो खुद नहीं बोलते थे कि उन्हें क्या चाहिए, पर जो लोग थे जो बनवाते थे उनसे जो कुछ हो पाता वो सब गजधर को देते, उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट था, ठीक है। इसके बाद काम पूरा होने पर पारिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिर्फ सिख परंपरा में ही बचा है, पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में गजधर को गृहस्थ की ओर से बड़ा आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता था। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पारिश्रमिक यानी कि जो फिज़िकल एक्टिविटी उन्होंने किया है या जो इतना मेहनत किया है उसके लिए उन्हें पैसा या ऐसा कुछ अलग प्रकार का चीज़ ही मिलता था। इन सब जो ये सब चीज़ें, इसके अलावा उन्हें जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान मिलता था सोसाइटी में वो अलग ही है, ठीक है। और जो सरोपा, ठीक है, सरोपा भेंट करने का जो नियम था वो अब तो शायद ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। सिर्फ जो सिख धर्म के लोग हैं वो ही इसे मानते हैं, लेकिन उस समय पे और अभी भी कुछ साल पहले तक राजस्थान में गृहस्थ के ओर से जो गजधर होते थे उनको सरोपा भेंट किया जाता था। पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट दिए जाते थे। यानी कि सिर्फ पगड़ी ही नहीं बांधी जाती थी गजधरों की, पर उन्हें सोने चांदी जितना बन पाता लोगों से उनके बटन मीन्स कॉइन्स भी देते थे।
पगड़ी पहनाए जाने के बाद गजधर अपने साथ काम करने वाली टोली के कुछ और लोगों का नाम बताते थे। उन्हें भी पारिश्रमिक के अलावा यथाशक्ति कुछ ना कुछ भेंट दी जाती थी। तो जो मेन लीडर होते थे उन्हें तो मिलता ही था, लेकिन मान लो कि बहुत सारे लोग उनके अंडर भी काम कर रहे हैं, जो खोदेंगे मिट्टी, और उसके बाद जब तक तालाब नहीं मिल जाता ऐसा ऐसा, तो इन लोगों को भी मिलवाया जाता था, नाम बताया जाता था, और इन्हें भी अलग से पारिश्रमिक वगैरह दिया जाता था। कृतज्ञता का यह भाव तालाब बनने के बाद होने वाले भोज में विशेष रूप से देखने में मिलता था। यानी कि जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो खास करके जब तालाब बन जाता था तो ऑब्वियसली खुशी है, तो इसी वजह से जो गजधर और उनकी जो पूरी टीम है उनको खाना खिलाया जाता था। तो बेसिकली वहाँ पे कृतज्ञता दिखाया जाता देखने को मिलता था। ठीक है। अभ्यस्त आँखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर। गुरु शिष्य परंपरा से काम सिखाया जाता था। यानी कि जो अभ्यस्त आँखों, ठीक है, उनका एक सुंदर रूप गजधर थे। गुरु शिष्य का एक सुंदर परंपरा, एक सुंदर बॉन्ड सिखाया जाता था। नए हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता कि वह कुछ समय बाद जोड़िया बन जाता। यानी कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान, अब ये काम को तो चलाना है, तो ऐसा नहीं है ना कि एक इंसान को बहुत अच्छा आता है और वो किसी को नहीं सिखाएगा ये काम ताकि आगे ना हो सके। तो इस वजह से जो एक पुराना हाथ, यानी कि जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, वो नए आने वाले लोगों को भी ये विद्या सिखाते थे, और इतने अच्छे से सिखाते थे कि वो अपने आगे आने वाले जैसे ही बन जाते थे। ठीक है, मतलब जो उन्हें सिखाया वैसे ही बन जाते थे, और वो भी बहुत स्पेसिफिक तरीके से अच्छे से काम करते थे। जोड़िया यानी गजधर का विश्वसनीय साथी। ठीक है, जोड़िया मतलब यहाँ पे क्या थी, जोड़िया बन जाते थे, यानी कि जो गजधर है, जो इंसान है, जो सब चीज़ देखेगा, लीडरशिप तो उस केस में जो बहुत सारे लोग हैं उनका जो एक विश्वसनीय साथी, यानी कि एक ऐसा इंसान जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, तो वो गजधर और वो एक जोड़ी कहलाते थे। तो जोड़ियाँ वो लोग हैं। ठीक है, एक गजधर के साथ कोई जोड़ियाँ होते थे, यानी कि कोई भी एक गजधर के साथ एक लोग, मतलब कुछ लोग होते थे जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते थे, अविश्वसनीय मतलब ट्रस्टेबल, और जिनका वो बात मान सकते थे, एडवाइस ले सकते थे, ऐसा रहता। ठीक है, कुछ अच्छे जोड़ियाँ वाले गजधर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम भी गजधर रह जाता, पर गज उनका छूट जाता। तो कुछ जोड़ियाँ हैं, कुछ विश्वसनीय लोग ही फिर धीरे धीरे सीखते सीखते इतने ऊंचे हो जाते कि उनको भी गजधर का नाम दे दिया जाता। इसके अलावा एक अच्छे गजधर की पहचान थी कि वो लोग औज़ारों को हाथ नहीं लगाते थे, मतलब बिना औज़ारों को हाथ लगाए वो लोग बता देते थे कि यहाँ पे तालाब बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। ऐसा सिर्फ जगह देखकर निर्णय लेते कि या कहाँ क्या करना है। वे एक जगह बैठ जाते और सारा काम उनके मौखिक निर्देश पर चलता रहता है। यानी कि वो लोग धीरे धीरे इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते थे कि वो लोग फिर जहाँ एक जगह बैठ के ही सब काम बोल देते थे कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये तालाब बनना चाहिए, यहाँ पे ये होगा वो होगा, तब ऐसा यहाँ पे फसल अच्छा होगा, ऐसा। मतलब वो सिर्फ एक जगह बैठ के उनके मौखिक, सिर्फ उनके बोलने से ही सारा काम हो जाता था। औज़ारों का उपयोग करते करते इतना ऊपर उठना कि फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहे, यह एक बात है। तो मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात है कि हाँ चलो आप एक चीज़ में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैथ्स में आप इतने अच्छे हो गए कि फिर आपको कैलकुलेटर का या किसी भी तरह से कैलकुलेशन करने का लिख के कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में ही ईज़िली किसी भी टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फिर उसको ऑब्वियसली अच्छा ही माना जाएगा कि आप
धीरे धीरे कैलकुलेशन करते करते इतने अच्छे हो गए कि अब आपको कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है पेन पेपर के साथ। तो उसी तरीके से औज़ारों को इस्तेमाल करते करते कुछ गजदर इतने अच्छे हो जाते अपने फील्ड में कि फिर उनको उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक अलग ही बात है, ठीक है। पर कभी औज़ारों को हाथ नहीं लगाना यह एक दूसरी बात है। पर हाँ, ऑब्वियसली अब जिसने आपको इतना ऊपर लेके गया उसको कभी हाथ ही ना लगाना ओवर कॉन्फिडेंस एक साइन है। तो वो एक टाइप का अलग ही बात है, वो एक टाइप का अलग ही साइन है उस तरीके से। ऐसे सिद्ध सिरभाव कहलाते थे। तो ऐसे इंसान जो मतलब हाथ ही नहीं लगाते थे औज़ारों को, ये दोनों अपना एक अलग अलग पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ही सेंस देता है, ठीक है। तो ये क्या सिद्ध सिरभाव कहलाते थे, यानी कि पूर्णतः से एकदम कंप्लीट एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाते थे। सिरभाव किसी भी औज़ार के बिना पानी की ठीक जगह बताते थे। सिरभाव कोई जाति विशेष से नहीं होते थे। जलसूंघा यानी भूजल को सूंघ कर बताने वाले लोग भी सिरभाव जैसे ही होते थे, पर वे भी जल की तरंगों के संकेत को आम या जामुन की लकड़ी की सहायता से पकड़कर पानी का पता बताते थे। जो सिरभाव होते थे वो बिना कहीं मिट्टी खोदे कुछ किए वो बता देते थे कि यहाँ पे अच्छा पानी निकलेगा, ठीक है। और दूसरे होते थे जलसूंघा। जलसूंघा मतलब जल को सूंघ कर बताने वाले। तो जलसूंघा यानी भूजल को सूंघ कर, यानी कि जल को सूंघ कर बताने वाले लोग, जो कि ऑलमोस्ट सिरभाव जैसे ही होते थे, लेकिन ये लोग तरंगों के संकेत से, यानी कि तरंग यानी कि जो लहर है उसके संकेत से, ठीक है। तरंगों डोंट मीन लेयर, मतलब मिट्टी होता था, ठीक है। तरंगों मीन्स मिट्टी, तो मिट्टी या वहाँ पे जो भी है उसकी मदद से ही बता देते थे, उसकी मदद से। और आम या जामुन की लकड़ी लेकर ही बता देते थे कि वहाँ पे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये काम आज भी जारी है और ये काम भी आज जारी है, आज तक जारी है। मोस्टली हम लोग आज तक देखते नहीं है, पर अगर कहीं तालाब खोदना है तो ये आज तक किया जाता है। ट्यूबवेल खोलने वाली कंपनियां पहले अपने यंत्र से जगह चुनती है, फिर इन्हें बुलाकर और पक्का कर लेती है कि पानी मिलेगा या नहीं। सरकारी क्षेत्रों में भी बिना कागज़ पर दिखाए इनकी सेवाएं ले ली जाती है। तो मतलब इनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जाता है कि ये इतने एक्यूरेट होते हैं कि जो आज तक जो टेस्ट ट्यूब खोदने वाले जो लोग होते हैं, ट्यूबवेल खोदने वाले जो लोग होते हैं, वो जो कंपनियां होती है वो पहले अपने मशीन से देख ही लेते हैं कि यहाँ पे पानी निकलेगा या नहीं, और फिर जाके गजधर से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। और इतने ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि विदाउट किसी पेपर पे लिखाए वो लोग इनके बात को मान लेते हैं। सोनकर और सुनकर शब्द सोने का काम करने वाले के लिए थे, पर यह सोना नहीं, मिट्टी ही थी। यानी कि जो सुनकर सोनकर या फिर सुनकर जो शब्द सोने का काम कराने वाले के लिए थे, ठीक है। यानी कि जो सोने का काम करते थे वो लोग ऑलमोस्ट इक्वल होते थे इनके। क्योंकि इनके हिसाब से जो सोना है वो एक्चुअली में सोना नहीं पर मिट्टी ही था। सोना नहीं था, मिट्टी था, ठीक है। तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलाए जाते थे। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी जानकारी रहती थी। तो मतलब देखो किस तरह से अलग अलग लोगों का इस्तेमाल लिया जाता, मतलब सहायता ली जाती थी एक तालाब को खोदने के लिए। तो जैसे कि जो बुलई होते थे, तो बुलई को बुलाया जाता था क्योंकि उन्हें गांव के बारे में सारी खबर होती थी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उन्हें बुलाया जाता था किसी भी टाइप का जो तालाब है वो खोदने से पहले।
तो ये ना जो बुलाई होते थे उन्हें मतलब सब कुछ पता रहता था कि कहाँ पे किसकी ज़मीन है, कहाँ पे किसकी ज़मीन नहीं है, क्या है, यहाँ पे पानी आएगा नहीं आएगा, कहाँ पे तालाब बन चुके हैं, कहाँ पे तालाब नहीं बने हैं, कहाँ तालाब बनाने जाने चाहिए। ठीक है, ये सारी जानकारी बुलई के पास मतलब उनको याद रहती थी बिल्कुल, लेकिन तब भी उनके पास लिखित जानकारी भी मिल जाती थी। बुलई कहीं ढेर भी कहलाते थे और इसी तरह मृधा थे, जो ज़मीन की नाप जोख, हिसाब किताब और ज़मीन के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। तो बुलई को ढेर भी कहा जाता था। और इन्हीं की तरह जो मिर्घा होते थे, तो देखो अलग अलग काम है, गजथर हो ही गए, फिर बुलई, मिर्घा, तो मिर्धा, ठीक है। सो मिर्धा जो होते थे वो सब कुछ की नाप जोख, कितना नाप होना चाहिए, कितना इसके ज़मीन पर है, उसके ज़मीन पर है, हिसाब किताब सब रखना। इसके अलावा जो ज़मीन के झगड़े का निपटारा ये सब मिर्धा ही करते थे। कोरी या कोली जाति ने भी तालाबों का बड़ा काम किया था। तो जो कोरी जाति या जो कोली जाति के होते थे उन्होंने भी तालाब का बहुत काम किया था। सैकड़ों तालाब बनाने वाले कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाली एक पंक्ति भी नहीं मिल जा पाती। तो ये जो है ये भी बहुत बड़ा काम करते थे तालाबों को खोदने के लिए, लेकिन सैकड़ों तालाब बनाने के लिए कोड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज ठीक ढंग से कुछ पंक्ति भी नहीं हमें मिलती है कोड़ियों के बारे में। ठीक है, तो ये एक अलग लोग थे, तो एक कोड़ी और कोली जाति, ये भी हम लोग को पता चला। तो ये सारे लोग थे जो तालाब बनाने में हेल्प करते थे। अभी इसके आगे जो चैप्टर है वो हम लोग अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय।